अच्छा जी, ये पेन उन्होंने नेदरलैंड से मंगवाया है। ये पेन उन्होंने नेदरलैंड से मंगवाया है। ये अभी तकरीबन को 2 माह पहले पहुंचा है सनात भाई। जी अच्छा माशाल्लाह जी, यहाँ पर क्रीमिनो है जी, क्रीमिनो का जो है वो एक पीस है और दूसरा साथ में स्प्लिट का है, जी अल्बाइनो ब्लैक पेज नंबर जैसे 1 है उसका मेल का रिकॉर्ड, फीमेल का रिकॉर्ड, उसके बाद रिंग नंबर्स और उसके बाद चिक्स, और ये देखें जो एक्सपायर हो गया उसके साथ एक्सपायरी भी, और ये प्रॉपर रिकॉर्ड है हर हैं। उसके नाखून किस कलर के हैं, बिल्कुल मैं उसके समझता हूँ। अच्छा प्रॉपर पॉइंट्स को हसन भाई, देखते आपकी हुए। बात यहीं पे काटूंगा, यहाँ पे बात काटूंगा, मादरत। जी जी, कोई इशू नहीं। वो ये कि देखें, जिस मुआशरे के हम रिप्रेजेंटेटिव है ना जी, जी वो बंदे 5 क्लास तक पढ़े हुए हैं। जी वो उनको बहुत पेचीदगी में मैं उनको लेके जाना भी नहीं चाहता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ज़यादा टेलीविज़न और मैं हूं मोहम्मद तासिर मसूद। दोस्तों, उम्मीद करता हूं अल्लाह के फजल करम से आप और आपके परिंदे खैरियत से होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके तमाम कामों में हमेशा आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, और रवां ब्रीडिंग सीजन के दौरान अल्लाह ताला आपको भरपूर बरकतों से नवाजे। सर, आज जो मैं आया हूँ हसनाद साहब के पास, हसनाद साहब का सेटअप विज़िट करना है। सेटअप इंशाल्लाह आपको विज़िट करवाएंगे। सेटअप से हट के बैठने की वजह यह है कि दोस्त एतराज़ करते हैं बहुत ज़्यादा कि जब आप परिंदों के पास बैठ के वीडियोज़ बनाते हैं तो फिर परिंदों की जो आवाज़ है वो साथ मिक्स हो जाती है इस तरह से कि समझ नहीं आती है आपकी बात की। तो इसलिए सोचा है कि आप परिंदों से हट के इंशाल्लाह वीडियो बनाया करेंगे, और सेटअप आपको बाद में लास्ट में विज़िट करवा दिया करेंगे सारा। सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हसनाद साहब, आपके पास आने का मेरा जो मकसद है ना जी, सेटअप्स विज़िट करने का, एक तो जो एक्सपर्ट्स हैं, जो पुराने दोस्त हैं आप सारे, आपकी एक्सपर्टीज से दूसरे लोग जो हैं नए फैंसी वो मुस्तफ़ीद हो सके, इंशाल्लाह। और दूसरा उनको चॉइस मिल जाए, क्योंकि उन्होंने आइंदा सीजन में के लिए परिंदे खरीदने हैं। जी बिल्कुल। तो ये फ़ायदा होता है कि बहुत सारी दुकानें विज़िट करने का, कि आपको पता चल जाए कि किस दुकान से आपने, कौन सी दुकान पे कौन सा माल पड़ा कौन सी है, चीज़ और है, कौन बिल्कुल सी आपने कहाँ से ख़रीदनी है। एक चॉइस मिल जाती है बंदे को। बिल्कुल। उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है जी सर, इंशाल्लाह ज़रूर। और इंशाल्लाह सनात भाई के साथ 2-3 वीडियो इंशाल्लाह हमारे होंगे, जिनमें काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं सीज़न रमा ब्रीडिंग सीजन के दौरान जो मुश्किलात हैं उनके मतलब भी इंशाल्लाह सनात भाई के साथ हमने चीज़ें गाय बगाए डिस्कस करते रहना है, क्योंकि ये मेरे करीब हैं, इनके पास मुझे आना भी बहुत आसान है। और दूसरा, सनात भाई के पास काफ़ी सारी एक्सपर्टीज़ में हैं, जिनमें मोस्टली जो मेन चीज़ है वो जेनेटिक्स है, जिसका अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादा जो मसला है। सर, पहली बात सनात भाई आप ये बताएं, जिस ब्रीडर से भी हम पूछते हैं जाके, पहला सवाल ये होता है कि आप कैसे इस काम में आए, तो आगे से एक ही जवाब होता है जी कि मैंने बजरी से स्टार्ट किया। बिल्कुल, ऑफ कोर्स ऐसा ही। लेकिन मसला ये है कि हर बंदा यूट्यूब पे थंबनेल भी देखता है कि मैंने बजरी से स्टार्ट किया, जी बिल्कुल आज मैं 10 लाख के परिंदे लगा के बैठा हूँ। बिल्कुल। तो सर, वो बंदा जब बजरी से स्टार्ट करता है वो क्यों भाग जाता है 6 महीने में, वो बाद में बजरी से आगे ही नहीं जाता कि फिशर तक ही आ जाए। सर इसमें सबसे पहले तो दो चीज़ें हैं। एक ये कि हमारे पास इतना कह लें कि पेशेंस नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि अगर आज मैंने बर्ड लगाए हैं तो मैं रातों रात पैसे कमाना शुरू कर दूं। सब्र तो नहीं ऐसा है। नहीं होता। सब्र सबसे मेन चीज़ जो है वो सब्र है। दूसरी चीज़ नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर दोस्तों के पास नॉलेज नहीं होता। मैंने 2016 में स्टार्ट किया था, तकरीबन 80,000 के राउंड अबाउट मैंने पैसे लगाए थे और सारे के सारे ज़ाय किए थे। लेकिन यह है कि दिल बर्दाश्ता होकर अगर छोड़ देता मैं, तो फिर आज शायद मैं भी आपकी वीडियो में ना आ रहा होता। लेकिन सब्र से काम लिया, इसको सीखा, इसके बारे में पढ़ा, फिर प्रॉपर इसमें इन्वेस्टमेंट की, तो फिर मैं इस मुकाम पे हूँ। ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि मैंने अगर बजरी घर से स्टार्ट किया है तो मैंने बजरी से ही कमा कमा के इतना लगाया है। उसका मतलब ये होता है कि मैंने बजरी घर से स्टार्ट किया, उसके बाद उसको सीखा, उसमें फिर री इन्वेस्ट किया और फिर कमाना शुरू किया। हाँ जी, बंदे ये समझते हैं कि बजरी से स्टार्ट करने का मतलब ये है कि मैंने बजरी से स्टार्ट किया था, वहीं से मैंने इतने पैसे कमा लिए कि आज मैं 10 लाख के नहीं परिंदों जी, में आ गया। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बजरीगर से आपको इतना फ़ायदा हो जाए। हाँ जी, ये है, बजरीगर आपको इतने पैसे ज़रूर दे देता है कि आपके बजरीगर का सेटअप थोड़ा थोड़ा दिन ब दिन बड़ा होता जाए, आपके एक्सपेंस जो हैं छड़ के निकलते रहें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर आपने पेल फेलो अपलाइन का पेयर लेना है तो आप बजरीगर बेच के पेल फेलो अपलाइंस ले लें। सही। तो दूसरा सवाल भाई, ये बात कि एक और चीज़ बताएं, आया कि ये कारोबार है या हॉबी है? ये एक तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है अभी मार्केट के अंदर, ये हॉबी है कि कारोबार है? सबसे पहले जो मैं कहता हूँ कि ये एक बेसिक शौक है, एक हॉबी है। लेकिन हमारे कुछ ऐसे नाम निहाद लोग जो कि लालच में आके अपने पैसों की खातिर सिर्फ इसको प्योरली एज अ बिज़नेस लेके चलना शुरू हो गए। नो डाउट इसमें बहुत पैसा है, लेकिन पहले ये हॉबी है, फिर उसके बाद बिज़नेस है। अगर आप अच्छे शौकीन नहीं बन सकते, अच्छे फैंसियाँ नहीं बन सकते, तो आप इस फील्ड में अच्छे कारोबारी नहीं बन सकते।
आप अच्छे शौकीन होंगे तो एक आप अच्छे कारोबारी भी इसमें होंगे, बिजनेसमैन बनेंगे, लेकिन सबसे पहले शौक। अच्छा, यहीं पे एक बात मुझे बताएं, एक बंदा एक वीडियो देखता है, वीडियो में बताया जाता है कि यार आप पार्ट टाइम में ये काम कर लो, यही थंबनेल्स हैं कि Of course, पार्ट टाइम में ये काम कर लो, उससे आपके घर का किचन चल जाएगा। उसको फिजिबिलिटीज भी दी जाती हैं कि ये जोड़ा लगा लो, इसमें से इतने बच्चे आएंगे, 4 क्लास में इतने बच्चे आएंगे, आप इतने पैसे मंथली जो है वो डिवाइड करके बता दिए जाते हैं कि इतने पैसे आप कमा सकते हैं। अच्छा, वो 50-60 हज़ार रुपए की वो फिजिबिलिटी होती है। ऑफ कोर्स, वो बंदा तो उसको एज ए कारोबार ही आएगा ना, क्योंकि उसका किचन ही चल रहा, उसको एक बिल्कुल ऐसे अपॉर्चुनिटी मिल रही है काम करने की कि मैंने जी ये इस कारोबार से पैसे कमा लेने हैं, तो मैं चलो ये साथ में थोड़े से पैसे इन्वेस्ट कर लूँ। बिल्कुल। उन लोगों के लिए बताएं जो इस तरह से करना चाहते हैं, क्या वो फौरी तौर पे वो फिजिबिलिटी ले लिया करे या वो भी सस्ते परिंदों से शुरू होकर ऊपर आए? सबसे पहले तो यही है कि आप सस्ते परिंदे लगा लें तो ज़्यादा बेहतर होता है कि आप पहले सस्ते परिंदे लगाएं, उसको सीखें, समझें। इस क्योंकि जो फिजिबिलिटी है, मैं नहीं समझता कि फिजिबिलिटी भी 100% वो एक्यूरेसी आपके पास आती है। अब फ़र्ज़ कर लें, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ये है कि बहुत सी फिजिबिलिटीज़ बन रही हैं। किसी ने फ़र्ज़ कर लें 50,000 की फिजिबिलिटी बनाई कि आपने जी 50 का जोड़ा लगाया, आपने 3 लाख कमा लिया। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि कमाया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले देखें, आप एक पेयर लेके आते हैं, आपने पेयर को लिया, पेयर आते ही अल्लाह ना करे कोई एक पीस बीमार हुआ, एक्सपायर हो गया, आपका 25 जो 1000 था वो नहीं वेस्ट हुआ, ये समझ लें कि आपका 50 जाता रहा, 100% ख़त्म हो जाता है। कभी कभार ऐसा होता है फिर आपको अच्छा पीस नहीं मिलता उसके साथ। अगर अच्छा पीस फर्ज करने मिल भी जाए, वो पेयर बाउंड नहीं होता जल्दी, आपका सीज़न अक्सर ख़राब हो जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे फ़र्ज़ कर लें कि पेयर चल गया, ब्रीड कर दी, उसके बाद बल्कि दूसरे नंबर पे तो ये आता है कि पेयर कई दफ़ा फिर अगर सही पेयर भी है तो वो ब्रीड नहीं जल्दी करता। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है आपके पास, उसने फ़र्ज़ कर लें ब्रीड की है, पेयर ने ब्रीड की, अंडे नहीं सही है, अनफर्टाइल हो गए। अगर अनफर्टाइल नहीं हुए, आपके पास डेड इन शेल हो गया, डेड इन शेल नहीं हुआ, बच्चे निकले, बच्चे एक्सपायर हो गए। तो इस तरह के बहुत से मसले मसाइल आते हैं। अगर इसमें 100% प्रॉफिट का चांस है तो 100% इसमें लॉस के चांसेस भी हैं। 3 साल में मैंने एक चीज़ सीखी कि जो फिजिबिलिटी बनाई जाती है उसके आपको 25% से 50% तक आपके पास एक्यूरेसी होती है, बिल्कुल, उससे ऊपर नहीं जाती। पहले जब आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हो 5-7 साल, उसके बाद हो सकता है कि आप 75% से ऊपर जाओ। बिल्कुल हो जाता है। मतलब ये बात करने का कि ये भी नहीं है कि आप 100% कमा सकते हैं, और ये भी नहीं है कि आपका 100 ये चांसेस हैं कि 100% बिल्कुल नहीं चलेगा। चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता, ये आपकी लक पे डिपेंड करता है। दूसरा एक और चीज़ अपना हसनात भाई, जो मैंने नोट किया है, जो बंदे फिजिबिलिटीज बनाते हैं सर, वो साथ में ये नहीं बताते कि हम तो फिजिबिलिटी बना रहे हैं, बिल्कुल जी एक्यूरेसी इतने बच्चे आएंगे। वो ये नहीं बताते मेरे शेड में 1.5 टन के 2 AC भी लगे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही, मैंने ऑटोमेटिक हीटर भी रखे हुए हैं, बिल्कुल मैं इनको ये भी दे रहा हूँ साथ में। वो तो एक उस मेरे जैसे एक मजदूर बंदे को या किसान बंदे को बता रहे होते हैं जो अपने घर में साइड में उसे लगाना होता है, और फिर वहाँ तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं, वो फैसिलिटीज तो नहीं दे सकते। आपके पास हर तरह की प्रॉब्लम आएंगी अगर आपका फुली कंट्रोल्ड शेड है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे भी अगर आप कुछ 20-25 साल पीछे चले जाएं तो पोल्ट्री का जो लोग कारोबार कर रहे थे, पोल्ट्री के सिंपल आम रवायती तौर पे जो शेड होते हैं वो सिंपल शेड बने होते थे, सिंपल शेड थे। उसमें फिर जो था, एक ब्रायलर की मिसाल ले लें, ब्रायलर जो था वो मेरे ख्याल से 45 दिन का जाके तैयार होता था, अब जो है वो तकरीबन 30-35 दिन का ब्रायलर तैयार हो जाता है। उसकी वजह, उसको कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट मिल गया, उसको टेम्परेचर कंट्रोल है, उसकी ह्यूमिडिटी कंट्रोल है, उसकी डाइट प्लान प्रॉपर है। सारी चीज़ों को मेंटेन करने के बाद आप उस लेवल पे पहुंचते हैं कि आप उतना कमा सकें। तो इसी तरह इसमें है परिंदों के, जो लव बर्ड का या कोई भी परिंदा अगर कोई दोस्त रखना चाह रहे हैं तो इसमें भी आपको पहले उसका कंट्रोल इन्वायरमेंट होगा, उसकी डाइट प्रॉपर होगी, उसकी सारी कह लें कि वो जो लवाजमात होते हैं उसके वो पूरे करेंगे, तो फिर जाके आप 100% एक्यूरेसी ले सकते हैं। कितनी देर आप दिल बर्दाश्त रहे कि यार फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कितनी देर के बाद लगा कि हाँ इसमें फ़ायदा, लगे रहना है बस, फिर फ़ायदा होगा? मैंने 2016 में इन्वेस्टमेंट की थी पहली, और उसके बाद मैंने जो प्रॉपर लवबर्ड में इन्वेस्ट किया है वो गालबन मैंने 2019 के इख्तिताम पे या 2020 कितना किया था 19-20 में? पहली जो इन्वेस्टमेंट थी मेरी वो 4.25 लाख थी। पहली इन्वेस्टमेंट, उस वक्त का काम समझ आ गया था, मेडिकेशन का भी, इनको रखने का उसकी मेडिकेशन, उसका इन्वायरमेंट, उसकी जो प्रॉपर डाइट प्लान्स हैं, उसका टेम्परेचर कंट्रोल करना नहीं करना, ये सारी चीज़ें उसको समझ के फिर बाद में मैंने। नए बंदे जो अभी देख के यूट्यूब, दुबई से मुझे दोस्तों ने कांटेक्ट किया, कुछ ऐसे दोस्तों ने कांटेक्ट किया कि हम काम छोड़ के आ रहे हैं,
हमने आगे परिंदों का कारोबार करना है। मैं क्या यार, खुदा का वास्ता है, काम इधर आराम से करो, हालात मुआशी ठीक नहीं है पाकिस्तान में, इधर काम करो। अब थोड़े बहुत एक दो पेड़ लेकर घर में किसी को लगवा दो, बिल्कुल। वो काम को सीखे। बिल्कुल। ऐसा काम नहीं है आप यूट्यूब देख के आ रहे हो कि बस हमने 10 लाख इन्वेस्ट करके अगले साल ही 10 लाख से 50 करोड़ कमा लेना है। बिल्कुल। दूसरा सर, एक जो जिनके पास पैसे ज्यादा हैं, बंदों के पास, जो 60 लाख 70 लगा कर काम शुरू कर देते हैं, वो फिर फिजिबिलिटीज बना देते हैं। लेकिन वो वही बात है पुरानी कि वो तो फिजिबिलिटी के मुताबिक पूरा चल लेते हैं, क्योंकि वो कंट्रोल एनवायरनमेंट दे लेते हैं सर। 10-10 बंदे उन्होंने रखे होते हैं अपने परिंदों की केयर करने के लिए, जो दाना भी बदलते हैं, पानी भी बदलते हैं, सारा वो बैठ के तो इजी होता है फिर इस तरह से काम कराना। वो फिर प्रॉपर बिजनेस कर सकते हैं। जो 50 लाख से ऊपर लगा सकता है ना, वो इसमें से समझ लें कि 100% तक प्रॉफिट रेशो में ले सकता है। लेकिन जिसने कुछ मेरी तरह 2, 4, 5 लाख लगाना है, वो इसको पहले कुछ 4 साल लगाएगा भी। बिल्कुल। अगर आपने 50,000 60,000 लगा के पहले इसको सीख के ज़ाया पैसे नहीं किए, तो फिर मैं नहीं समझता कि आप इसमें से 100% कमा सकते हैं। पहले साल मैंने ग्रीन फिशर बजरी से स्टार्ट करके ग्रीन फिशर में मैं आया। ग्रीन फिशर मैंने ब्रीड करवाए, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, काफ़ी सारी चीज़ें को पता चला कि ये भी होता है, ये भी होता है, ऐसे भी होता है। उसके बाद मैंने अपना ज़हन चेंज कर लिया। ये मैं दोस्तों को इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि वो इस तरतीब से चल सकते हैं। फिर कम्युनिटी साथ में ऐड हमने इस नियत से कर लिया कि एक तो तजर्बे हो जाएंगे, बिल्कुल, और दूसरा हमारी फोस्टिंग फोर्स तैयार हो जाएगी। तो ये कैसा मशवरा है नए दोस्तों को कि पहले वो सस्ते परिंदे लें, एक तो उनको तजर्बा हो जाएगा, बिल्कुल, एक उनके फोस्टर पेयर तैयार हो जाएंगे अपने घर के। ऐसा ही है। तो जिसने भी इस काम में आना है, पहले बेहतर, मैं भी अक्सर दोस्तों को यही मशवरा देता हूँ कि आप सबसे पहले लगाएं सस्ते बर्ड्स। सस्ते बर्ड में कुछ भी आ सकता है, लोटिनो पीच फेस लगा लें, ग्रीन फिशर्स लगा लें, पर्सनाटा फैमिली में से बहुत से आपको मार्केट में से सस्ते बर्ड मिल जाते हैं, वो लगा लें। लेकिन यह है कि अगर काम ही करना है तो फिर भी वो चीज़ लगाएं जो बिकती भी है और जो इजीली सेल हो जाए, जिसकी रीसेल भी वैल्यू भी हो, कोई जांच भी आ जाएगी तो फोस्टिंग पेयर भी तैयार हो जाएंगे। तो उसमें यह है कि ग्रीन फिशर एक अच्छी चीज़ है। वैसे भी उसमें मिक्सिंग नहीं होती, मिक्सचर नहीं होता बहुत सी म्यूटेशन का। लोटिनो पीच फेस एक अच्छा बर्ड है, वो आप लगा लें तो इंशाल्लाह। अच्छा असनाद भाई, तो ये तो तरतीब हो गई कि इस हिसाब से आए वो सस्ते लगा के और फिर बाद में। अच्छा, जब वो यहाँ से मूव करे आगे, जिन दोस्तों ने पहले लगाए हुए, हमारे साथ जो फैमिली हमारी चल रही है यूट्यूब, जी, हमारे साथ चलती आ रही है, अब मूव करना है उन्होंने आगे जी अगले स्टेप में, अब आइंदा में वो क्या करें? सर, आप नए बंदे हैं, आपको मार्केट में कोई नहीं जानता होगा, ऑफ कोर्स, मतलब आपको तो जानते हैं, यानी कि कोई मिसाल के तौर पर अगर कोई नया बंदा है उसको जानता कोई नहीं है, तो वो अगर पेल फेलो अपलाइन या पेल फेलो या डन फेलो लगा लेता है तो उसके लिए मुश्किलात आएंगी बेचने में। तो ये जो है आजकल चल रहा है, अल्बाइनो रेड आइज है, ब्लू है, सॉरी अल्बाइनो ब्लैक आइज जिसको गिना जाता है, असल में वो ब्लू डेकिनो है। तो ब्लू डेकिनो है, उसके अलावा फिर आपके पास पार ब्लू स्प्लिटिनोज हैं, पार ब्लू फिशरीज हैं, क्रीमिनो है। ये चीजें जो पार ब्लू फिशरी बड़ा मुझे बेइंतहा पसंद है परिंदा पार ब्लू फिशरी, बहुत ही खूबसूरत। लेकिन लोग कहते हैं जी ये कमर्शियल बर्ड नहीं है, ये तो नॉर्मल बर्ड है। सर, कमर्शियल बर्ड असल में किसको गिना जाता है? जो आपका एक बजट आपको, असल में हमारे जो मिथ है ना, एक या कह लें कि जो हमारे लोगों को लगता है कि ये मार्केट आइटम है, वो अल्बाइनो रेड आई या रेड आई लाल आंख वाला बर्ड पाकिस्तानियों की क्रेज है। उसमें क्रीमिनो आ जाता है, अल्बाइनो रेड आई आ जाता है, उसमें आपके पास फिर लोटिनोज आ जाते हैं, लोटिनो अपलाइन आ जाता है, पेल फेलो खैर थोड़ी महंगी म्यूटेशन आ जाती है। फिर तो हमारे वो लोग गिनते हैं जो स्पेशली ये कमर्शियल बर्ड जिसको गिना जाता है, अल्बाइनो रेड आई और क्रीमिनो। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो 20-25 हज़ार तक का बर्ड है वो भी एक आपका कमर्शियल बर्ड है, उसको लेने में भी लेने वाले को प्रॉब्लम नहीं होती, परेशानी नहीं होती, बेचने वाले को भी प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, दूसरी सर एक बात मुझे ये बताएं, अब आएँ अब ब्लड लाइन की तरफ और बर्ड की जो ये मुझे बताएं कि फॉर एग्जांपल, जी मैं नहीं कहता कि ब्लड लाइन चलो नहीं, फॉर एग्जांपल एक बर्ड है, मैं एक बिल्कुल छोटा ब्रीडर हूँ जी, एक बर्ड मेरे पास है, वो देखने में बेहतरीन खूबसूरत बर्ड है, खूबसूरत बर्ड है देखने में। जी जी, मेरी जरूरत है, मेरा नहीं तलक वास्ता इतना ज्यादा, मैं बस चाहता हूँ कि चलो ये बिक जाए, कोई बात नहीं, मैं एक पार ब्लू है मेरे पास पड़ा हुआ, मैं वो 15,000 में या 17,000 में सेल कर रहा हूँ जी। वही सेम बर्ड, वैसी ही खूबसूरती एक बड़े ब्रीडर के पास, वो कह रहा है इसका मैं 45,000 लूंगा, ये ज्यादती है कि नहीं है? सर देखें,
ब्लड लाइन पेडिग्री बहुत मैटर करती है जो मैं- मेरे अब मुताबिक। ये लेकिन पेडिग्री में भी आप ही के कैटेगरी में ये देख लें कि वो जो बर्ड है उसके अंदर कोई मिक्सिंग नहीं है। मिक्सिंग नहीं है। फिर बताएं। आपके ही मतलब सवाल की तरफ आ रहा हूँ कि एक अगर बंदा है जो कह रहा है ना मैं 45 से कम नहीं दूंगा, उसके पीछे बहुत सी रीजंस हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। गुडविल। एक उसका नाम अच्छा हो गया, ठीक है। दूसरा उसकी सालों की उस बर्ड पे मेहनत है। अब पाकिस्तान के ऐसे ऐसे ब्रीडर्स हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ ग्रीन फिशर पे इतनी मेहनत की है कि उनका ग्रीन फिशर भी 70-75 ये तो मैं मानता हूँ सर कि एक लाइन लेकिन पे आप मेहनत करके सर, बर्ड को अच्छा कर रहे हैं और उसको अच्छा बर्ड कर रहे हैं। जी जी उस बर्ड में अब आप छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। इसकी बीक किस तरह की है, इसकी आईज जो हैं वो फुली सेंटर्ड हैं, इसका हेड किस लेवल पे है, हेड जो है वो बहुत बड़ा और बॉडी स्ट्रक्चर बहुत छोटा तो नहीं है, बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा और हेड बहुत छोटा तो नहीं है, उसके पंजे किस लेवल के हैं, पंजे काले